खबरों का सारथी। नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु वास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। संन्यास जयंती समारोह में पहुंचे सीएम धामी। युग पुरुष परमानंद सरस्वती संन्यास समारोह का भव्य आयोजन। साधु संतों के बीच रखा सरकार का विजन। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा के विधिवत शुभारंभ। नम आंखों से रवाना हुई मां यमुना की उत्सव डोली। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर बर्फ हटाने का कार्य 80% पूरा। सुरक्षा बलों की तैनाती में श्रमिक कर रहे काम। देहरादून के सुद्धोवाला में अवैध एलपीजी गैस का रिफिलिंग क्रेन का भंडाफोड़। आरोपित पर मुकदमा दर्ज। हेल्पलाइन 1905 पर लंबित शिकायतों का हो तत्काल निस्तारण। अधिकारी सीएम धामी ने कहा बिना संस्तुति शिकायतें फोर्स क्लोज नहीं होंगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की भर्तियों के लिए नए कैलेंडर से युवा निराश। साल भर में 16 प्रवक्ता परीक्षाएं कराई जाएंगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून के हाथीबड़कला क्षेत्र में सैकड़ों महिलाओं ने नारी शक्ति वंदनम अधिनियम के विरोध को लेकर कांग्रेस सहयोगी दलों और खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान महिलाओं ने पदयात्रा करते हुए जोरदार नारेबाजी की और विरोध स्वरूप पुतला दहन कर अपना गुस्सा जाहिर किया। कार्यक्रम में मौजूद गणेश जोशी ने कहा कि महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश की मातृशक्ति अब जागरूक हो चुकी है और अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरकर जवाब दे रही है। कांग्रेस का इतिहास है, जोड़ा चरित्र से जीती है, कहती कुछ है करती कुछ है। और कल सरकार से बिल का विरोध इस कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने किया। ये 71 जो हमारे अभी 71 करोड़ की जनसंख्या जो आबादी का आधा है, सीधा सीधा उसके साथ अन्याय है। और आने वाले समय में मातृशक्ति इसका जवाब देगी, क्योंकि अब अगर ये पास नहीं हुआ तो अब भविष्य में इसकी संभावना कम दिखाई देती है। इसलिए उनकी जितनी निंदा कर जाए कम है। और आज पूरे देश की महिलाएं इसके विरोध में सड़कों पर है। अल्मोड़ा में एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग पर जोर पकड़ लिया। विभिन्न कर्मचारी संगठनों से जुड़े कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। नगर के रैमजे इंटर कॉलेज परिसर में शिक्षक कर्मचारियों की एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के शिक्षक कर्मचारियों ने भाग लिया। जनसभा के दौरान वक्ताओं ने नई पेंशन योजनाओं को कर्मचारियों के भविष्य के लिए असुरक्षित बताते हुए पुरानी पेंशन योजना को जल्द बहाल करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा है कि सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी। इस दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की और मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। आगे बढ़ाते हुए मैं SC ST एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। हमारी लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार से लगातार हमारी मांग रही है, क्योंकि हम अस्थायी कार्यपालिका हैं। क्योंकि जो हमारे विधायक और सांसद होते हैं ये अस्थायी कार्यपालिका हैं, ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। जब इनको एक बार मौका मिलता है तो इनको पुरानी पेंशन से आच्छादित किया जा रहा है। हमारी मांग है सरकार से कि ठीक है, आप बिल्कुल विधायकों को सांसदों को पुरानी पेंशन दीजिए, हमको कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हमारे जो शिक्षक कर्मचारी और जो हमारे अधिकारी वर्ग के साथी हैं, जो पुरानी पेंशन जो लगातार हम विगत वर्षों से हम कार्यक्रम और शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को उठाते आए हैं, और ये आज जनपदी नहीं, ब्लॉक ही नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ये मांग उठ रही है लगातार। जहाँ पे एक और सांसद, विधायक और हमारी न्यायपालिका के जो हमारे जज अधिकारी हैं, इनको पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक शिक्षक कर्मचारी और जो 30-35 साल लगातार अपनी सेवा करता है, सरकार को अपना जीवन का एक
नैनीताल जिले में आज कराटे प्रतिभाओं का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां 147 बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। कराटे एसोसिएशन ऑफ नैनीताल द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप में धानाचूली, लग्नेश्वर, भीमताल, काला डूंगी, हल्द्वानी, सुंदरखान, पीएमक्यूसीएल और मुक्तेश्वर समेत कई क्षेत्रों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता में बच्चों ने अपने हुनर और अनुशासन का बेहतरीन प्रदर्शन किया। टेक्निकल डायरेक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी 8 से 10 मई तक देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान बच्चों को भी खासा उत्साह देखने को मिला। मैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ और अभी मैं फ़िलहाल नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में रेंट पर रहती हूँ। तो जैसे प्रधानमंत्री जी कई योजनाएं चलाते हैं, खेलो इंडिया करके, और हमारी जो खेल मंत्री हैं रेखा आर्या जी, उनके द्वारा भी कई योजनाएं चलाई गई हैं। यहाँ पे अभी जो जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता चल रही है, ये हमारा उद्देश्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हो। तो यहाँ पर 147 बच्चों ने प्रतिभाग किया है, जो दूरदराज क्षेत्र मुक्तेश्वर, सूपी, धारी, रामगढ़, भीमताल, काला डोंगी, हल्द्वानी के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। मेरा नाम कोमल बिष्ट है और हम PMCGSC कश्यालय से आए हैं और हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा। और हम लोग इससे पहले नेशनल और इंटरनेशनल भी खेल गए हैं। इंटरनेशनल नेपाल में खेल गए और नेशनल हल्द्वानी में खेला और मेरी दोनों जगह फर्स्ट पर मतलब गोल्ड मेडल निकला। हल्द्वानी में आज पहाड़ी आर्मी संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी नमन मेहरा को सम्मानित किया गया। पहाड़ी आर्मी संगठन के कार्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में नमन मेहरा, जो पूर्व सैनिक खुशहाल सिंह मेहरा के पुत्र हैं, को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। नमन मेहरा ने श्रीलंका के डिगाना में 11 और 12 अप्रैल को आयोजित 3rd साउथ एशिया में जीटीसू चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीतकर उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। इस मौके पर संगठन के पदाधिकारियों ने नमन मेहरा की उपलब्धि पर गर्व जताते हुए कहा है कि पहाड़ी आर्मी हमेशा ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ खड़ी और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती रहेगी। सम्मान समारोह के जरिए न केवल खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाया जाएगा बल्कि अन्य युवाओं को भी खेलों में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाएगी। हल्द्वानी का ही नाम नहीं, नैनीताल जिले का नाम नहीं, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का नाम रोशन किया है। हम ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को हमेशा इनका सम्मान भी करते हैं और जो भी इनको जो है परेशानी होती है, पहाड़ी आर्मी संगठन हमेशा इनके साथ है और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत बधाई का पात्र है इन्होंने जो है मेरा। मैं जुजुत्सु खेल खेलता हूँ और मैं इसको 3 साल से खेल रहा हूँ। इसके लिए मैंने पहले स्टेट नेशनल में मेडल लाया। देन मैंने सिलेक्शन ट्रायल्स हुए थे गाजियाबाद में, उसमें मैं सेलेक्ट हुआ। देन लास्ट के टाइम पे श्रीलंका में मेरे हार्ड वर्क के उससे मेरे को 2 गोल्ड मेडल मिले हैं और अब इससे मेरा आगे के लिए भी सेलेक्ट हो चुका है, जो कजाकिस्तान में एशियन चैंपियनशिप होने वाली है, उसके लिए कजाकिस्तान में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। अब उसके लिए मैंने प्रैक्टिस करनी है आगे उसके लिए मेडल लाने के लिए। अब बस यही। मुझे पे बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि मेरे बेटे ने पूरा उत्तराखंड का नाम रोशन किया। आज मैं सभी माताओं से यही बोलती हूँ कि मेरे बेटे की तरह हर बच्चा मेहनत करे और वो आगे को जाए। और क्योंकि मेरे बेटे ने दिन रात मेहनत की है, पढ़ाई छोड़ के इसी पे लगा रहता था, आज उसका मेहनत सफल हुई। रामनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पुरानी रंजिश के चलते युवक पर दिन दहाड़े फायरिंग कर दी गई। गनीमत रही कि युवक बाल बाल बच गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। फिलहाल पुलिस ने धारा 173 BNS के तहत कार्रवाई शुरू कर दी और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं। दिन दहाड़े इस फायरिंग में इलाके में दहशत है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपी को पकड़कर पूरे मामले का खुलासा करती है। ये आज एक तहरीर हमें प्राप्त हुई थी जसवीर सिंह की, जिसमें जसवीर सिंह ने बताया था कि उनका जो लड़का है अमृत, उनका लड़का उनको खाना देने के लिए बाइक पे आ रहा था। तो जब वो खाना देने के लिए आ रहा था तो रास्ते में उसको अर्जुन सिंह, जो कि कंडला क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसके द्वारा जाता है, गाली गलौज की जाती है और अवैध जो असला है उससे उस पर फायर किया जाता है। फायर के दौरान जैसे ही पहला फायर होता है तो बच जाता है और फिर जो तहरीर में लिखा हुआ है उसमें भी ये बताते हैं कि उसमें है कि सेकंड फायर का जो रिलोड करता है तो उस समय क्या बोलते हैं ये वहाँ से अपने अमृत जो है भाग लेता है।
हमारी टीमें अभी मौजूद जो क्षेत्र में ऑलरेडी मौजूद है, और जो है अर्जुन जो जिसके द्वारा फायर किया गया उसको पकड़ने के लिए प्रॉपर टीम जो है वो लगी हुई है। अर्जुन पे पूर्व में भी एक मुकदमा है जो कि आज से लगभग 1 महीना पहले इसके द्वारा जो है जो उसका ही पड़ोसी है गुरमीत सिंह, उस पर भी फायर किया गया था। उसमें इस पर मुकदमा भी हुआ था और उसके बाद ये शायद ये बेल पे बाहर आया था। तो आगे की पूरी लीगल कार्रवाई है वो हमारे द्वारा इसमें और पूर्व के मुकदमे में की जाएगी। नैनीताल जिले के कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोटाबाग स्थित ड्रीमलैंड रिजॉर्ट में हंगामे और धमकी का मामला सामने आया। रिजॉर्ट प्रबंधन ने कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस को कार्रवाई की मांग की है। रिजॉर्ट की मैनेजर रितु नेगी ने बताया कि शाम के समय 4 से 5 लोग अचानक रिजॉर्ट में घुस आए और उन्होंने स्टाफ के साथ गाली गलौज की और मारपीट की धमकी दी। रितु नेगी के अनुसार आरोपी ने उनका मोबाइल फ़ोन छीन लिया और उसी फ़ोन से रिजॉर्ट मालिक सीपी कुशवाहा को कॉल कर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने बातचीत के दौरान महिला होने का भी लिहाज नहीं किया और बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं यहाँ पे रिसेप्शन में काम करती हूँ, तो वो लोग योगेश पांडे और त्रिपाठी जी थे और तीसरे को मैं जानती नहीं थी। वो लोग आए अंदर, मैं रिसेप्शन में थी, उन लोगों ने मुझसे डायरेक्ट फ़ोन मांगा। पहले तो पूछा कि आपके मालिक कहाँ हैं। मैं रजिस्ट्री में गया हुआ था। रजिस्ट्री करने के बाद जैसे हम निकले वहाँ से, उसके बाद ये लोग यहाँ पर आए रिसेप्शन में, मैडम से कॉल मिलाने को कहा। इसमें योगेश पांडे, दीपक बेलवाल और दिनेश त्रिपाठी। देखिए मैंने भी तहरीर पढ़ी उसको, और तहरीर जो है वो प्राप्त हो चुकी है पुलिस को। अभी इसमें जो भी आगे वैधानिक कार्रवाई है तहरीर के आधार पर वो की जाएगी, और अभी वर्तमान में जो जाँच है प्रचलित है। सीमांत इलाकों से वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे। जहां एक ओर सरकार जनजाति समाज के उत्थान की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर खटीमा के वन कर्मियों पर थारू जनजाति के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार और शोषण के संगीन आरोप लगाए। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और स्थिति इतनी भयावह है कि दाह संस्कार जैसे पवित्र काम के लिए सूखी लकड़ी लेने पर भी वन कर्मियों द्वारा पैसे वसूले जा रहे हैं। साइकिल पर सूखी लकड़ी ढोकर गुजारा करने वाले ग्रामीणों को प्रताड़ित किया जा रहा है और उन पर झूठे केस लादे जा रहे हैं। एक तरफ स्थानीय लोगों का उत्पीड़न हो रहा है तो दूसरी तरफ बाहरी बड़े लकड़ी तस्करों को वन विभाग द्वारा खुला संरक्षण प्राप्त है। आरोप है कि कई वन क्षेत्राधिकारी चौकियों से नाराज रहकर पर्दे के पीछे तस्करी का खेल चलवा रहे हैं। ग्राम प्रहरी के पद पर ये पुलिस चौकी चकरपुर पर काम करता है और हमारे भारतीय जनता पार्टी चकरपुर मंडल के अनुसूचित जाति के अध्यक्ष के पद पर भी समाज से जुड़े हुए हैं। और इनको परसों शाम को कुछ वन कर्मी जो कि खटीमा वन क्षेत्राधिकारी के साथ उनके कर्मी विपिन सिंह राणा को बुलाते हैं और वन चौकी जो चकरपुर है मेले के पास, वहाँ पर बुलाते हैं पूछताछ के लिए कोई घटना लकड़ी चोरी से संबंध में। तो विपिन सिंह राणा अकेला गया वहाँ पर, और जब वहाँ पर जाता है तो विपिन राणा को 2 कर्मी उसे बहुत मारते हैं, पीटते हैं। जो बेत का डंडा होता है उससे भी काफ़ी बुरी तरह से उसे मारते हैं। द्वारा फोन आया कि भाई आपसे मिलना है। मैं गया तो मुझे जंगलात चौकी सोने नाला वाले पे बुलाया गया, जहाँ चौकी है। मैं वहाँ गया और मुझे वहाँ गाड़ी बिठा के मारा, पहले गाड़ी पे ही, वही चौकी पे मारने के बाद मुझे फिर ले गए चौकी, ये जंगलात वाली चौकी के सोनिया नाला पे मारा मुझे, वहाँ खूब मारा। और उसके बाद मुझे बोला कि एक तुझे इसका नाम लेना है, करीब 9-10 बंदों का नाम लेना है बस। और मुझे बूढ़ा बाग वाली रोड होके पटिया से टैटपोर्ट वाली रोड निकाला है। और उसके बाद मुझे ये चौकी खटीमा के अपने वन विभाग में रूम में डाला है, वहाँ पे खूब मारा है। फिर मुझसे एक वीडियो बनाई गई है जो मुझे खूब मारा है, उसके बाद बनवाई है कि इसका नाम देगा तुम, और मुझे खूब मारा भाई, मुझे न्याय चाहिए। ये देखिए, ये जो विपिन राणा जी हैं वो हमारे यहाँ ग्राम प्रहरी के पद पर नियुक्त हैं और अभी तक 2 दिन पूर्व ये प्रकरण हुआ था कि इनको वन विभाग जो हमारा चकरपुर क्षेत्र है वहाँ पर बुलाया गया और इनका एक कथन है कि इनके साथ जो है 2 वन आरक्षियों ने काफ़ी मारपीट करी और
उसके पश्चात इसने राणा ने ये बताया कि इन्हें जो है वो दोनों अपनी बाइक पर बैठा के ले गए और उसके बाद जो यहाँ के रेंजर हैं रेंज डिस्ट्रिक्ट उनके द्वारा भी जो मारपीट की गई है, इसने आरोप लगाया है। एक गंभीर आरोप है और इसमें राणा के पीड़ित पक्ष की ओर से इसमें तहरीर दी जा रही है। इसका अपना मेडिकल करवाया गया है और इसमें फिर जो है जैसी तहरीर आती है उसमें फिर जो है प्रॉपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चमोली जिले के गौचर स्थित नगर पालिका सभागार में आज साहित्य और संस्कृति का अंगूठा संगम देखने को मिला, जहां बुल्दी साहित्यिक सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष पवित्रा बिष्ट उपस्थित रही। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों के द्वारा 2 प्रमुख कृतियों का विमोचन किया गया। स्थानीय शिक्षिका सुन्नू नेगी द्वारा लिखित खिड़की के उस पार लघुकथा संग्रह का विमोचन हुआ। इस पुस्तक में जीवन के विविध पहलुओं और सामाजिक सरोकारों को लघुकथाओं के माध्यम से पिरोया गया है। संगम से गंगा तक यह एक संयुक्त लघुखंड काव्य संग्रह है, जिसमें कई रचनाओं के कविताओं और लेखनी को स्थान दिया गया है। संस्थापक और मेरे साथ हैं संरक्षक मोर्चा आदरणीय पंकज प्रकाश जी। और आज का ये कार्यक्रम गंगा से संगम और खिड़की से उस पार लघु कथा संग्रह सुन्नू नेगी जी का इसका लोकार्पण यहाँ पे नगर पालिका सभागार में किया गया है। और गंगा से संगम में 90 कवि यहाँ के गढ़वाल मंडल के इसमें रचनाकार संकलित किए गए हैं, जिन्होंने गंगा से संगम पर ही अपनी रचनाएं लिखी हैं। और एक आज खिड़की के उस पार लघु कथा संग्रह का लॉन्च भी है। हमारी बड़ी दीदी सुन्नू नेगी जी की ये बुक है, इसका भी आज लॉन्च हुआ है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ सुन्नू नेगी दीदी जी को कि जो कि वो अपने कार्य क्षेत्र को देखते हुए इस बुक का भी उन्होंने बहुत ही सुंदर, अभी थोड़ा देखा मैंने तो बहुत अच्छा जो इसमें एक एक शब्द लिखे हुए हैं वो वास्तव में मेरे मन को भाए हैं। और जो मैंने यहाँ पे सुना हर किसी की कविता, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण। मुझे बड़े हर्ष का विषय है कि गौचर नगर क्षेत्र में कुछ शिक्षिका बहनें एवं सामाजिक महिलाओं ने बुलंदी साहित्य समिति के माध्यम से 2 पुस्तकों का विमोचन के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया है। उसमें पहली पुस्तक खिड़की के उस पार बहन सुन्नू नेगी जी का काव्य का विमोचन किया गया है, अवलोकन किया गया है। और इसमें भी जितनी भी लघु कथाएँ एवं कविताओं का संग्रह है वो सामाजिक सरोकारों से संबंध रखता है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार, जहां उन्होंने युग पुरुष परमानंद सरस्वती के संन्यास दिवस समारोह में शिरकत की। यह कार्यक्रम राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े संत और अयोध्या राम मंदिर क्षेत्र के सहस्त्र स्वामी परमानंद गिरी की 71वीं संन्यास जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया। तैयारियां विधिवत तरीके से पिछले सालों के अनुभव देखें, पिछले सालों की यात्रा से जो भी न्यूनता, जो भी और ज़्यादा अच्छा काम करना है वो सब किया गया है। सभी यात्रियों का हम स्वागत करते हैं। सबकी यात्रा अच्छी हो, सफल हो, सरल हो, सुरक्षित हो, इसके लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। और ये हमारी सभी तैयारियां विधिवत तरीके से पिछले साल। उत्तरकाशी में बहु प्रतीक्षित चारधाम यात्रा विधिवत शुभारंभ हो गया। यात्रा की शुरुआत के साथ ही धार्मिक आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है, जब खुशीमठ स्थित शीतकालीन गद्दी स्थल से मां यमुना की उत्सव डोली समेश्वर देवता की अगुवाई में यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुई। डोली प्रशासन के दौरान खरसाली और आसपास के गांवों में भावुक माहौल देखने को मिला। ग्रामीणों ने नम आंखों से अपनी आराध्य देवी यमुना को विदा किया। पूरे क्षेत्र में ढोल नगारों, मंत्रोच्चार और जयकारों के बीच डोली यात्रा को आगे बढ़ाया गया, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया।
चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग की तरफ से अपनी तैयारियां पूर्ण कर दी गई हैं। अपितु यात्रा तो कल से शुरू हो रही है विधिवत, और आज बसों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रवाना भी किया गया है चारधाम के लिए। लेकिन परिवहन विभाग ने इसके पूर्व ही तैयारियां कर ली हैं। 16 तारीख से हमारी जितनी भी यात्रा चेक पोस्ट हैं जो यात्रा मार्गों पर हैं वो खुल चुकी थी, और उनमें हमने सभी प्रकार की तैनाती, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर दी हैं। और सुबह 4 बजे से 1 बजे तक और 1 से रात के 10 बजे तक हमारी सारी यात्रा चेक पोस्टें खुली रहेंगी। देहरादून में चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली। आरटीओ डॉक्टर अनीता चमोला ने बताया कि यात्रा विधिवत रूप से शुरू हो चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने 16 तारीख से ही सभी यात्रा चेक पोस्ट खोल दिए थे। इन चेक पोस्टों पर अधिकारियों की तैनाती भी कर दी गई, जो 2 शिफ्टों में सुबह 4 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 1 बजे से रात 10 बजे तक कार्यरत रहेंगे। डॉक्टर चमोला ने जानकारी दी कि उत्तराखंड और 2 अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड जारी करने का कार्य अब तेजी से जारी है। अब तक केवल 6,365 वाहनों के ग्रीन कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 100 वाहन अन्य राज्यों में शामिल हैं। इसके अलावा 383 वाहनों के ट्रिप कार्ड भी बनाए जा चुके हैं। परिवहन विभाग ने कहा है कि पूरी व्यवस्था यात्रियों को सुरक्षित और सुगम चारधाम यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग की तरफ से अपनी तैयारियां पूर्ण कर दी गई हैं। अपितु यात्रा तो कल से शुरू हो रही है विधिवत, और आज बसों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रवाना भी किया गया है चारधाम के लिए। लेकिन परिवहन विभाग ने इसके पूर्व ही तैयारियां कर ली हैं। 16 तारीख से हमारी जितनी भी यात्रा चेक पोस्ट हैं जो यात्रा मार्गों पर हैं वो खुल चुकी थी, और उनमें हमने सभी प्रकार की तैनाती, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर दी हैं। और सुबह 4 बजे से 1 बजे तक और 1 से रात के 10 बजे तक हमारी सारी यात्रा चेक पोस्टें खुली रहेंगी। खबर हल्द्वानी से है, जहां परशुराम जयंती के अवसर पर ब्राह्मण समाज द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के जुड़े विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर चर्चा की गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में ब्राह्मण समाज कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने यूजीसी की नीति और SC/ST एक्ट को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इसका असर युवाओं पर पड़ रहा है। इसके साथ ही आरक्षण व्यवस्था पर भी उन्होंने सवाल उठाया और इसमें पुनर्विचार की मांग की गई। परशुराम जयंती के पूर्व संध्या पर ब्राह्मण उत्थान महासभा, जो उत्तराखंड की एक ब्राह्मण संगठन है, पूरे देश में ब्राह्मणों का नेतृत्व करता है, उसके पंडित विशाल शर्मा जी के आग्रह पर मैं हल्द्वानी आया था और आज परशुराम जयंती का जो महत्व है और उसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या उपयोगिता है परशुराम की, उसको लोगों को बताया। आज यूजीसी के कारण ब्राह्मणों की जो दुर्गति है या SC/ST के कारण ब्राह्मणों की जो दुर्गति है, आरक्षण जो आज बढ़ा करके 75% कर दिया गया। नैनीताल में एक अनोखी और प्रेरणादायक यात्रा चर्चा का विषय बनी हुई, जहां 3 युवकों ने स्केटिंग के जरिए धार्मिक यात्रा को करते हुए उत्तराखंड का सफर तय किया। इनमें से 2 युवक बिहार और एक मध्य प्रदेश का रहने वाले बताए जा रहे हैं। करीब 48 दिन पहले शुरू हुई यात्रा में ये तीनों युवक स्केटिंग करते हुए लंबा चुनौतीपूर्ण सफर तय कर चुके हैं। उनका उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना और युवाओं को अपनी संस्कृति से जोड़ना है। यात्रा के दौरान इन युवकों पर 12 ज्योतिर्लिंग और चारधाम से जुड़े धार्मिक स्थलों का दर्शन करने का संकल्प लिया है। उत्तराखंड पहुंचने पर वे भीमताल होते हुए कैची धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भीम करौली बाबा के दर्शन कर और उनका आशीर्वाद लिया। मकसद है सनातन धर्म। मैं कर रहा भारत के 12 ज्योतिर्लिंग चारधाम। मेरा यात्रा का जो 48 दिन है। मैं अभी जा रहा हूँ केदारनाथ कैची धाम होते। मेरे यहाँ 3रा ज्योतिर्लिंग होगा। मेरे साथ मेरा एक दोस्त है गणेश स्कूटर, जो कि वो भी मेरे साथ से बिहार वैशाली जिला बिदुपुर से हम बिलोंग करते हैं। ये भाई MP से है, मध्य प्रदेश सीधी जिला से। हम लोग को आज 48 दिन हो गया। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए K न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।